तो आज से देखो क्रैश कोर्स का पहला डे स्टार्ट हो गया है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पहले सारे थ्योरी को जान लेंगे। उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी देखेंगे सारे चैप्टर को। मतलब चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे तो बनाने में आसानी होगा। और अभी तक कुछ भी नहीं अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसको आज से जो शुरू करें ना, उसका क्लास रेगुलर करते रहना और जितना देंगे उसको पढ़ते रहना है बस। और आप लोगों को भी कि मतलब आप लोग भी रोज देखते रहिए और अपने जो भी नोट बनाए हुए हैं उसको पढ़ते रहिए। हो सकता है कि हम पीडीएफ का भी व्यवस्था करा दें अगर आप लोग बोलिएगा तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स का पहला डे। तो जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे और यही जोश और जुनून अगले 3 महीना तक रहना चाहिए जब तक एग्जाम खत्म ना हो, क्योंकि ये काम देगा आप लोगों को। जब तक जोश नहीं रहेगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए जोश और जुनून को साथ रखना है सबको, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर ले लेते हैं। जो पहला चैप्टर है जैव पराक्रम। पहला चैप्टर जैव पराक्रम है। अब देखो जैव पराक्रम में ना बहुत सारे क्रिया आता है। जय परम कहने का मतलब हम जय पराक्रम कहेंगे किसको, तो सबसे पहले ये जान लेते कि जितना भी जीव है इस धरती पर, सजीव निर्जीव का तो बातें नहीं करना है, जितना भी जीव है सजीव वो सब अपना जो रक्षा करता है, जिसको हम लोग अनुरक्षण बोलते हैं, यानी जिस प्रक्रिया द्वारा जीव क्या करता है अपना रक्षा करता है यानी अनुरक्षण करता है, उस सारे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव पराक्रम। उस सारे प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, जैव पराक्रम। यानी जितना भी जीव है, जितना भी जीव है, चाहे वो जो भी क्रिया करते हैं, चाहे वो पोषण करता हो, श्वसन करता हो, श्वसन मतलब सांस लेता हो, या उत्सर्जन करता हो, या परिवहन करता हो, या प्रजनन करता हो, या नियंत्रण करता हो, उसके अंदर जो भी ग्रंथि सब है वो उसके शरीर को नियंत्रण करता है, वो सारा का सारा चीज क्या कहलाएगा, जैव पराक्रम। यानी जैव पराक्रम के अंतर्गत ही सारा चीज आता है। श्वसन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय और जनन, जो सारा चैप्टर बाय चैप्टर दिया है। इसीलिए हम सारे को चैप्टर बाय चैप्टर ही यहाँ पर डील करेंगे साथ साथ, और उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जैव पराक्रम से रिलेटेड जो पहला चीज है पोषण, जैव पराक्रम से रिलेटेड जो पहला चीज है क्या, पोषण, उस पोषण को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो अब बात आ जाती है कि पोषण किसको कहते हैं। जैव पराक्रम तो जान गया कि जितना भी जीव है जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी क्या करे, रक्षा करे, अपनी सुरक्षा करे, अपने मतलब संख्या में वृद्धि करे, अपने लंबाई में वृद्धि करे, अपना स्वास्थ्य को बनाए रखे, इस सारे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जैव पराक्रम। अब देखो ये जैव पराक्रम में सबसे पहला चीज हमको क्या देखना है, पोषण। सबसे पहला चीज क्या देखना है, पोषण। अब पोषण किसको कहेंगे, तो देखो जितना भी जीव है, जितना भी जीव वो जिस प्रक्रिया द्वारा किसी भी पदार्थ से अपना पोषक तत्व, कहते हैं ना पोषक तत्व कितना होता है, पोषक तत्व 6 होता है। देखो हो गया खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, रेशा, ये 6 होता है क्या, पोषण। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीव क्या करता है, अपना पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है, चाहे जिससे भी हो, चाहे वो पेड़ पौधा से हो, चाहे किसी अनाज से हो, चाहे किसी फल फूल से हो, कुछ भी से हो, उस सारे प्रक्रिया के अंतर्गत क्या जाता है, पोषण। समझ गया। यानी सजीवों को पोषक तत्व प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। जितना भी सजीव है ना वो जिस प्रक्रिया द्वारा पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है, किसी भी जीव से, किसी भी मतलब सब्जी खाना होना कुछ भी हो, उससे पोषक तत्व प्राप्त कर लिया तो उसको हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। यानी पोषण समझ में आ गया। देखो इसी तरह से हम सारे की चर्चा करेंगे। चलो अब आगे की बढ़ते हैं हम लोग। अब पोषण समझ गए। अब पोषण, अब देखिए पोषण में जितना भी चीज होता है ना, जो 6 होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, प्रोटीन, ये सब। अब इस चीज का अगर मान लो कि कमी हो गया ना, कोई भी चीज का कमी हो जाता है, उससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। जैसे किसी किसी को हम देखते हैं कि कोई विकलांग हो जाता है। विकलांग कैसे हो जाता है, उसमें कोई ना कोई प्रोटीन की क्या होगी, कमी होगी। प्रोटीन के कारण भी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि जो होता है ना, बढ़ती है। और जब ये प्रोटीन कम हो जाएगा तो क्या होगा, लंबाई घट जाएगा। तो इस सब पर ध्यान दें। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा मिलता है, जिससे हम लोग तंदुरुस्त रहते हैं, यानी मोटापा का अगर अधिक हो गया कार्बोहाइड्रेट तो वो भी गड़बड़ है।
अधिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। तो इस सब पर ध्यान रखना है। यानी पोषक तत्व का जब पूर्ण रूप से ग्रहण हम लोग नहीं करते हैं तो कुपोषण का शिकार होते हैं। कुपोषण मतलब कोई भी हमको बीमारी हो जाता है, या कोई अंग प्रभावित हो जाता है, कोई अंग ज्यादा बढ़ जाता है, कोई अंग काम में नहीं करता है, तो ये सारे प्रक्रिया होता है। समझ गया, जितना भी प्रॉब्लम होता है ना, सारा का सारा दोष पोषण का रहता है। यानी पोषण की कमी हुआ मतलब हमारा ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो अब देखो दुनिया में जितना भी जीव है, अब जीव में तो दो तरह का आ गया है, एक तो जो खुद भोजन बनाता है, एक जो खुद भोजन नहीं बनाता, यानी जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर निर्भर है। तो उस तरह से हम अगर देखेंगे तो पोषण को हम कितने तरह से बांट सकते हैं, दो तरह से बांट सकते हैं कि नहीं। पहला जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्वपोषण, और दूसरा जो है परपोषण। अब स्वपोषण मतलब स्वपोषण, खुद जो जीव या जो सजीव खुद अपना भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण। अब स्वपोषण कौन ऐसा जीव है जो बनाता होगा, तो जितना भी पेड़ पौधा है, हरा पेड़ पौधा जितना भी है, सारा का सारा क्या करता है, खुद भोजन बनाता है। वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का हम लोग आगे जिक्र करेंगे पूरे डिटेल से। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि स्वपोषण किसे कहेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद बनाता है, उस जीव को हम लोग क्या कहेंगे, यानी उस प्रकार के पोषण को, जिस प्रकार के पोषण द्वारा वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, उस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे, स्वपोषण। और जो जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी खुद भोजन नहीं बनाता, जैसे जितना भी जीव जंतु है, मानव है, वो सारा का सारा क्या है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम लोग किसी दूसरे पर, पेड़ पौधा पर डिपेंडेंट है, अनाज पर डिपेंडेंट है, जितना भी गेहूं धान होता है वो क्या है, पेड़ पौधा है ना, उस पर हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या हो गए, मतलब हम लोगों में किस प्रकार का पोषण होगा, पर पोषण, यानी किसी दूसरे पर हम लोग निर्भर रहते हैं। और जितना भी पेड़ पौधा है, यानी हरा पेड़ पौधा, इसमें हम लिख सकते हैं हरा पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा, इसमें जितना भी क्या है जंतु आ जाएगा, सारा का सारा, समझ गया, परपोषण। अब देखो स्वपोषण का तो कोई भाग ही नहीं है, क्या कि उसमें तो एक ही है पेड़ पौधा जिसको मतलब वो करता है। और दूसरा हो गया क्या, परपोषण। परपोषण कितने प्रकार का हो गया, तो परपोषण को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कितने पोषण को, कितने भागों में, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। यानी मृतजीवी परपोषण, दूसरा परजीवी परपोषण, और तीसरा प्राणी सम परपोषण। तो ये हो सकता है कभी कभी सब का परिभाषा पूछे, तो परिभाषा और के लिए चिंता नहीं करना है, वो सब या तो लिखवाएंगे या नहीं तो पीडीएफ के द्वारा उस सारे को डील कर देंगे। अब देखो मृत जीवी पोषण किसको कहेंगे, किस प्रकार के जीव में मृत जीवी पोषण होता है, या कौन सा जीव है जो मृत जीवी पोषण करता है। तो देखो वैसा जीव जो मतलब मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, अपना पोषण का प्राप्ति करता है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, कोई पेड़ पौधा सड़ गल गया है, या जीव जंतु सड़ गल गया है, उससे जब कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तो उस जीव में हम लोग क्या कहते हैं कि मृत जीवी प्रकार का पोषण है। यानी वो मरे हुए चीजों से क्या कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कह दिए, मृत जीवी पोषण। कोई दिक्कत। अब मृत जीवी पोषण ना कवक में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, ये सारे मतलब जीव है ना, इन सारे में होता है, ये बहुत सारा आता है, तो इस सब का देख लेना। अब देखो इधर अपघटक, मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी है, इसको ध्यान से सुन भी लेना, सुन लोगे तो याद हो जाएगा कि क्यों होता है ऐसा। अब जैसे मान लो कि कहीं भी अगर कोई पदार्थ या कोई भी जानवर मर गया, ठीक है, मर जाता है तो क्या होता है, वहीं पड़ा रहता है, तब उसको साफ करने वाला कोई होना चाहिए, उसको पचाने वाला कोई होना चाहिए, तो वो पचाने वाला होता है यही कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। यानी वो जीव क्या कर लेता है, उसको अपघटित कर देता है, यानी पचा देता है, मिट्टी में उसको क्या कर देता है, मिला देता है। कहने का मिट्टी देखोगे कुछ दिनों के बाद जो जीव सब रहता है ना, अगर मान लो कोई मतलब चिड़िया या कोई जानवर मर गया रहेगा तो कुछ दिन के बाद देखोगे वो मिट्टी बन गया रहता है। वो मिट्टी कैसे बन जाता है, तो यही बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, यही सब किस पोषण के द्वारा, मृत जीवी पोषण। जितना भी उसमें से हो सकता है वो पोषक तत्व ले लेगा, बाद में उसको क्या कर देता है, अपघटित कर देता है, यानी मिट्टी में मिला देता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि मृत जीवी एक प्रकार का क्या है, अपघटक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मृत जीवी है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा 3-4 ठो, उसमें से किस में मारना है,
अपघटक में, ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है, क्यों, तो लिख दोगे ना, क्योंकि मृत जीवी क्या करता है, किसी भी जानवर को या किसी भी सड़े गले पदार्थों को क्या कर देता है, मिट्टी में बदल देता है, यानी उसको पचा देता है, और जो भी उसका पोषक तत्व होता है वो उसमें से ले लेता है, और जो बच जाता है सो किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, जो फिर से क्या होता है, दूसरे पेड़ पौधों को पोषण प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मृत जीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। परजीवी, परजीवी किसको कहेंगे, तो जो जीव दूसरे जीव से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, जो जीव दूसरे जीव से, इसमें मरा सड़ा गला से नहीं, दूसरे जीव से, वो जिंदा रहेगा, वो मरा नहीं रहेगा, तो दूसरे जीव से अपना पोषण कैसे कर लेगा, प्राप्त कर लेता है, तो उस प्रकार के पोषण को हम लोग परजीवी पोषण करते हैं। जैसे देखा होगा कि पेड़ पौधा में लत्ती सब रहता है लपेटा हुआ, वो लत्ती सब को कहाँ से, जो रेशा की तरह नहीं रहता चारों ओर घुरा हुआ, वो सब अपना पोषण कैसे प्राप्त कर, देखोगे उसका जड़ भी नहीं, फिर भी वो पोषण प्राप्त कर रहा है। झाड़ी उड़ी में जाओगे, जंगल उंगल में, तो देखोगे तो वो पोषण उस पेड़ पौधा से क्या करता रहता है, प्राप्त करता रहता है। जैसे कोई जर्म फैल जाता है, कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया किसी के मानव के शरीर में हो जाता है, तो वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, उस मानव से प्राप्त करता है। तो उस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। तो जो जीव इस प्रकार का पोषण प्राप्त किया, उस जीव को हम लोग कहते हैं परजीवी। जो जीव इस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है, पोषक तत्व, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी। और जिस जीव से कोई जीव क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी। देखो जैसे मतलब कोई भी पेड़ पौधा है, ठीक है, और उसमें कोई जीव है, ठीक है, जो उससे क्या कर रहा है, पोषण प्राप्त कर, तो वो जो उससे प्राप्त कर रहा है, ठीक है, वो जीव जो उस पेड़ पौधा पे लटका हुआ है उससे प्राप्त कर रहा है, उस जीव को तो हम लोग परजीवी कहेंगे। ये पेड़ पौधा से प्राप्त किया ना, तो इस पेड़ पौधा को हम लोग क्या कहेंगे, पोषी कहेंगे। क्यों, क्योंकि वही ना उसको पोष पाल रहा है। समझ गया, कोई दिक्कत? चलो अब तो उसमें देखो कवक, जीवाणु, गोल कृमि, फीताकृमि, टेपवर्म, ये सब सारा का सारा क्या है, ये सब परजीवी उसके अंतर्गत, वो सारा इसी प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अपना भोजन या पोषक तत्व कहते हैं क्या, प्राप्त कर लेता है। और तीसरा जो है, जो आखिरी, प्राणी संपोषण। तो ये प्राणी संपोषण जंतुओं की तरह इसमें पोषण करता है जीव। जितना भी जीव है ना, वैसा, अगर इसका हम परिभाषा कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वैसा जीव जो प्राणियों के जैसा है, जैसे मनुष्य लोग भोजन करते हैं उस प्रकार से जो अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राणी समपोषी या प्राणी समपोषण कहेंगे। उस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे, प्राणी समपोषण। अब देखो ये प्राणी समभोजी भी कहलाता है, जो जीव मतलब इस प्रकार का भोजन प्राप्त करता है या पोषण प्राप्त करता है, उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी भी कहते हैं। अब देखो जैसे में अमीबा प्राणी समपोषी पोषण द्वारा करेगा, मनुष्य इसी के जैसा करता है, मेढक इसी के जैसा करेगा। कहने का मतलब समझ गया ना? तो अगर पूछे इसका एग्जाम्पल तो ये भी दे देना, परिभाषा भी वो कर देना। अब देखो अब थोड़ा बात आ जाता है, अब ये तो था हमारा जीव सब कि स्वपोषण परपोषण कैसे होता है, तो हम लोग तो ये परपोषण का पूरा देख लिए। अब थोड़ा स्वपोषण का भी समझ लेते हैं, वैसे तो ये इसी में है लेकिन इसको हम अलग से दिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब देखो प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है एग्जाम में, समझ गया? तो प्रकाश संश्लेषण कहेंगे किसको, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रकाश संश्लेषण कहेंगे किसको। तो देखो जितना भी पेड़ पौधा है ना, वो सारा का सारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। जितना भी पेड़ पौधा है, हरा पेड़ पौधा, सारा का सारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो तब वो कैसे करता है, तो उसको थोड़ा समझ लेते प्रक्रिया। तो देखो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जितना भी हरा पेड़ पौधा है, ये क्या करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करता है, अपना जो भी जल लेना हो या खनिज लवण लेना हो, तो जल और खनिज लवण कहाँ से लेगा, ये धरती से लेगा। धरती से ना जल और खनिज लवण में नमक तमक जो भी उसको चाहिए वो धरती से लेता है, और जल भी उसी के जड़ के द्वारा लेता है। जल में मूल रोम होता है, उसके सहारे वो क्या ले लेता है, इधर से जल और खनिज लवण ले लिया।
अब वायुमंडल से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है, जो लेता है पत्ती के रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा, पत्ती में रंध्र रहता है, छेद रहता है छोटा छोटा, उसके द्वारा वो क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या करता है, इस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद उसमें से बनता है ग्लूकोज, जो जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और बनता है क्या, ऑक्सीजन गैस, और कुछ जल भी निष्कासित कर देता है। पूरा जल का उपयोग वो नहीं करता है, जिस वजह से क्या कर देता है, कुछ जल को भी क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो अब देखो ये जो है, यह कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो हरा पत्ता जो है हरा क्यों दिखता है, तो क्लोरोफिल के कारण। किस वजह से, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण ही वो क्या दिखता है, हरा। और जिस वजह से उसी के कारण क्या होता है, वो सूर्य प्रकाश में से वो विकिरण ऊर्जा को क्या कर पाता है, ग्रहण कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों अभिक्रिया करके सूर्य के उपस्थिति में, और क्लोरोफिल उसमें रहेगा तब ना सूर्य की गति करेगा। उसके बाद क्या बना, ग्लूकोज, जिसको हम लोग ऊर्जा, वही रूपांतरित हो जाता है ऊर्जा में। फिर निकला क्या, ऑक्सीजन, और निकला जल। तो देखो इसमें पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है जो दूसरे जीव के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे नहीं पूछेगा, सीधे पूछ देगा तुमको कि उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है प्रकाश में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, ऑक्सीजन। वही ना हम लोगों को क्या कहता है, जिंदा रखने में सहायता प्रदान करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो यही पूछता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन, या मतलब उपोत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन कहेंगे। वैसे तो निकलता है ग्लूकोज भी, और क्या निकलता है, जल भी। तो जब ऑक्सीजन के बारे में पूछे, यानी दूसरे जीव को मदद करने की बात के बारे में पूछे, तो क्या कर देंगे हम लोग, ऑक्सीजन। इसको ध्यान रखना। वैसे 3 चीज उपोत्पाद के रूप में निकला, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, तीनों चीज निकला। लेकिन ऑक्सीजन ऑप्शन में अधिक रहता है, इसलिए ऑक्सीजन को मारना है, इसको ध्यान रखना। अब देखो चूंकि पत्ती में ना क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। पत्ती में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, समझ गया। और इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग। और दूसरा है क्या, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक हिंदी में हो गया, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के कारण वो हरा दिखता है, यानी हरित लवक के कारण वो हरा दिखता है, इसीलिए उसको हम लोग अंगक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो ध्यान रखना, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, इसलिए इसको ध्यान में रखना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है, यानी उसका मुख्य घटक क्या क्या है। तो इसके लिए 4 मुख्य घटक होता है कि नहीं, क्या क्या होगा, 4 मुख्य घटक। एक हो गया पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं, जिस वजह से वो सूर्य प्रकाश में से क्या करता है, विकिरण ऊर्जा को ले पाता है। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तीसरा हो जाएगा जल यानी H2O। और चौथा हो जाएगा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश तो भी जरूरी है, अगर इन चारों में से एक भी नहीं आया तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा ही नहीं, समझ गया। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इतना अगर ध्यान रख लेते हो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, तो वो सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ हम लोग, अब देखो पौधों में जो था ना वो खत्म हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पर और क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण कोई भी पेड़ पौधा ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगी, तो उसका प्रयोग द्वारा कभी कभी बोलता है, पूछ देता है कि एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे को क्लोरोफिल आवश्यक है, या एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, या कभी इन दोनों के बारे में सोचना पूछ। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को, ये लंबा वीडियो है बन जाएगा, इसीलिए इन दोनों को हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे इसका। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्यों जरूरी है ये हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा इसीलिए। अब थोड़ा हम लोग समझते, देखो
इधर एक तरफ देख लिए हम लोग पौधों में पोषण, यानी पौधों में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होता है वो सारा जान लिए। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं जंतुओं में पोषण। तो जंतु तो बहुत है, तो थोड़ा हम पहले एक कोशिकीय जंतु को देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे बहुकोशिकीय जंतु को। तो देखो जितना भी जंतु है, सजीव है, सारा का सारा कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं उसको? 2 वर्गों में। एक को एक कोशिकीय कहेंगे, एक कोशिका वाले को, और जब एक से अधिक कोशिका हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। तो देखो एक कोशिकीय जीव को पोषण करने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, ज्यादा उसको परेशानी नहीं होता है, वो सारा चीज एक ही कोशिका से करेगा। तो उसके लिए न तो खाने के लिए कोई अंग होगा, न निकालने के लिए कोई भी अंग होगा, न पाचन करने के लिए कोई भी अंग होगा, यानी उसके लिए कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, वो कहीं से भी खा लेता है, कहीं से भी वो निकाल देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखो जंतुओं में पोषण में पहला हम लोग ले लेते हैं अमीबा, जो बहुत बार पूछता भी है। अब देखो अमीबा किस प्रकार का जीव है, अभी अभी हम लोग जाने कुछ देर पहले कि वो प्राणी समपोषी जीव है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है? प्राणी समपोषी जीव है। ध्यान रखना है इसको। यह देखो इसका कोई आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, यानी ये कैसा होता है? अनिश्चित आकार का, कैसा भी बना दो, कैसा भी ऐसे से बना दो, क्या बन गया ये? अमीबा। समझ गया, ये बन जाएगा अमीबा। और देखो ये एक ही कोशिका का होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्टिव में देखो ये 3 कम से कम याद रखना ही रखना, ये प्राणी समपोषी, ये अनिश्चित आकार का, और ये एक कोशिकीय, इतना तो कम से कम ध्यान रखना ही रखना। अब देखो कभी कभी पूछ देता है कि अमीबा में अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, या अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो ये पूछ देता है। तो अब इसकी प्रक्रिया को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो देख लो, अगर मान लो कि ये अमीबा है, इसके अगल बगल कोई भोजन है, ठीक है, कोई भोजन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी, जो उसको किसी भी तरह से उसको क्या करना है? अंदर करना है, यानी उसको ग्रहण करना है। तो इसके लिए तो कोई अंग होता नहीं है जो जा करके उसको क्या कर लेगा? खा लेगा। उसके लिए कोई मुख जैसा अंग नहीं होता है। तो ये क्या करता है? चारों ओर ऐसे ऐसे कुटपाद बना लेगा। ठीक है, जब ये कुटपाद बन जाएगा तो इसका ये दीवार स्वतः क्या हो जाता है? टूट जाता है, और ये भोजन क्या हो गया? अंदर हो गया। फिर ये अंदर हो जाएगा, तो अंदर होने के बाद ये भोजन जब ये अंदर हुआ तो अंदर में एक रसधानी का निर्माण हो जाता है। किस चीज का? रसधानी का। ऐसे रसधानी का निर्माण हो जाएगा, और इस रसधानी के अंदर ही इस भोजन का एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद जितना भी पोषक तत्व होता है वो उसका यूज कर लेता है। और फिर जो पाचन क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, फिर वो अपशिष्ट पदार्थ को किसी साइड से आकर के क्या कर देगा? ऐसे साइड में आएगा वो, फिर ये धीरे धीरे ऐसे अपने उसके अगल बगल से ऐसे कुटपाद तैयार करेगा, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? फिर स्वतः ये टूट जाता है, और इस तरीके से ये क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। यानी इस प्रकार से अमीबा क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अब देखो कभी कभी पूछ देता है कि अमीबा जो है अपना भोजन क्या क्या होता है इसका भोजन? तो इसका भोजन जो होता है शैवाल होता है, छोटा मरा हुआ सवाल सब, बैक्टीरिया होता है, डाइटम होता है, और बहुत चीज होता है मरा हुआ चीज सब। तो ये सब ध्यान रखना, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम, ये इसका क्या है? भोजन है। यही ये सब क्या करता है? ग्रहण करता है। अब देखो ये कुटपाद बोले ना, इसका प्रचलन अंग जो होता है ना कुटपाद होता है, यानी कुटपाद के द्वारा ये भोजन को अंदर करेगा, कुटपाद के द्वारा ये भोजन को बाहर कर देता है। तो ये ध्यान पूछ देता है कभी कभी कि किसके सहारे वो भोजन को अंदर करता है? तो किसके सहारे? कुटपाद के सहारे। इसको ध्यान रखना। अब देखो कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ देता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से पूर्ण होता है, मतलब किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया खत्म होता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है? अंतर्ग्रहण किया भोजन को, मतलब अंदर किया। उसके बाद उसका क्या हुआ? पाचन हुआ कि नहीं? रसधानी में। और उसके बाद उसका क्या हो जाता है? बहिष्करण हो जाता है। यानी अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण द्वारा पोषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, यानी संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से वो अपना क्या करता है? पोषण कर लेता है। अब देखो सेम ऐसा ही एक जीव है दूसरा, पैरामीशियम। कैसा नाम है? पैरामीशियम। अब देखो ये पैरामीशियम भी ऐसा ही होता है, एक कोशिकीय। कैसा होता है? एक कोशिकीय ही होता है। लेकिन पैरामीशियम एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ, मृदु जलीय। वो भी है मृदु जलीय, ठीक है, अमीबा भी, लेकिन ये भी क्या है? मृदु जलीय प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ हो गया। और तीसरा ये निश्चित आकार होता है इसका पैरामीशियम का निश्चित आकार होता है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें वो भोजन करने के लिए एक निश्चित अंग भी होता है। अगर मान लो कि ये ऐसे चप्पल के आकार का रहता है, इसे
कहीं पे इसका क्या रहता है, इसके चारों ओर ये देख लो, इस तरीके का अगर मिल गया ना तो समझ जाना ये क्या है, प्रचलन अंग का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। इसी के द्वारा कोई भोजन मान लो कि यहाँ पर आ गया तो सीलिया के द्वारा ऐसे ऐसे आएगा। यहाँ पर कोशिका मुख रहता है, मुख मतलब वो उसको खाने वाला, भोजन करने वाला, ग्रहण करने वाला स्थान। तो वो कोशिका मुख के पास इसी सीलिया के द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ चल जाता है इसके अंदर, और फिर इसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, अंतर ग्रहण होता है, उसका पूरा पोषण हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो इसमें क्या ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है, ये नहीं पूछा है उतना, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। ये एक कोशिकीय होता है, ये कैसा है, मृदु जलीय प्रोटोजोआ। दूसरा ये कैसा होता है, निश्चित आकार का, वो अनिश्चित आकार, तो कैसा भी आकार बन जाता, नहीं देखते हो पहले कैसा था, कैसा बन गया उसके बाद, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और दूसरा इसका प्रचलन अंग होता है सीलिया, जिसके द्वारा भोजन को वो कोशिका मुख तक लाता है, फिर उसको अंदर करके अपना पोषण की प्रक्रिया पूर्ण करता है। और जो जिससे कहने का मतलब लेता है, उसी को ना कोशिका मुख कहते हैं। जो उसका मुख द्वार होता है जिससे भोजन को वो क्या करता है, अंदर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका मुख। तो यहाँ तक था जंतुओं में पोषण। अब हम लोग मनुष्य में कैसे होता है पाचन तंत्र की प्रक्रिया, यानी मनुष्य कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है, उसका फिर पोषण करता है, कैसे वो पोषक तत्वों को प्राप्ति करता है, यानी कुल मिला के बात करें तो मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे काम करता है, यानी पाचन क्रिया कैसे पूर्ण होता है, उन चीजों को हम लोग एक अलग से सेपरेट में क्लास में देखेंगे। और आप लोगों को भी कहते हैं कि इसको हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य से रिलेटेड हो, जो हमको और अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जाम में भी क्या होगा, सुविधा होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका जो भी पीडीएफ होगा, अगर आप बोलिएगा तो हम वैसे लिंक दे देंगे नीचे में, पीडीएफ का। पीडीएफ भी इसका तैयार हो गया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए